ओके, लास्ट लेक्चर में सॉल्विंग कर रहे थे हम लोग। पेज कहाँ तक कंप्लीट किया था? ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 12। सिक्सटीन से करना है। ओके, 15, 16, फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। आंसर ए। ओके, बाकी लोगों का कौस्तुभ, प्रणिका, न्यूमेरिक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे अप्रोच करेंगे इसको? क्या कह रहा है? द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम when electron makes a transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 is वेवलेंथ पूछ रहा है आपसे। कैसे यूज कर, क्या यूज करोगे? हाइड्रोजन एटम है, n is equal to 2 से जंप लेकर n is equal to 1 पे जा रहा है, तो आप वेवलेंथ कितना रेडिएट करेगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। सो 1 by lambda is equal to r 1 by n1 square minus of 1 by n2 square। ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus of 1 by n2 square। Okay, now what is the value of r here? r का वैल्यू क्या होता है रिडबर कांस्टेंट का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर कांस्टेंट? वेरी गुड, बाकी लोग भी बोलो। So r we have 1.097 into 10 raised to power 7। ये होता है ना वैल्यू रिडबर कांस्टेंट का। सो प्लेस कर देंगे 1 by lambda r 1 by 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर which is 4। So 1 by lambda is equal to r 4 minus 1 by 4। So from here if I solve, so 1 by lambda is equal to 3r by 4। So therefore lambda will be 4 bar 3r। r gas constant नहीं है, r is a Rydberg constant here, right? One clear point यहाँ तक? So what will be having lambda is equal to 4 by 3 into 1.097 into 10 raised to power minus 7। So just solve it to get the final value। 10 raised to power minus 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिए to get the final values। Okay, good स्मृति। 121.8 नैनोमीटर ये आ रहा है क्या? 121.8 नैनोमीटर। आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, आप चाहिए तो इसको कर लीजिए। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आया कैलकुलेशन इसका? हाँ, इज इट क्लियर विद द कैलकुलेशन एवरीवन? सबको क्लियर है? यस सर। गुड, बनना चाहिए था ये, इसमें था कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। सी ओके, 17 में क्या कर रहा है? मैसेज सिग्नल FM। Okay, a message signal FM is amplitude modulated with a carrier signal FC and radiation through the antenna. The wavelength of the corresponding signal in air। See, very good, सिंपल है ना, कैरियर वेव का ही सिग्नल होता। आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ V is equal to f lambda, frequency will be equal to the frequency of carrier waves, क्योंकि आपने कैरियर वेव के ही ऊपर उसको सुपर इम्पोज किया है, राइट? सो
इसका जो वेवलेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू C/Fc, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बी, ओके, क्या कह रहा है? फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स for extrinsic semiconductor when doping level is increased, तो extrinsic semiconductor में अगर आपने doping level increase कर दिया है, Fermi level of p type conductor will upward and Fermi level of n type semiconductor will go downward. Fermi type level of p type semiconductor will go downward and Fermi level of n type semiconductor will go upward. क्या होगा सही आंसर? Fermi level क्या होता है? Can anyone explain? आपने लिखा है, स्मृति कोई बताओ। The energy level where electrons are at 0 Kelvin. तो वो तो forbidden gap होता है। So energy level मतलब वो forbidden gap में भी energy level रहता है। Very good. तो फर्मी लेवल क्या होगा? करेक्ट। फर्मी लेवल का मतलब होता है सी, अगर आप बात करोगे फर्मी लेवल के बारे में, तो फर्मी लेवल एक्चुअली जब भी आप बनाते हो तो दो बैंड बनता है। एक कौन सा बैंड होता है? Acceptor. हाँ, Acceptor for नहीं, दो सेमीकंडक्टर में दो बैंड बनता है ना। conduction and valence. हाँ बराबर। सो देयर आर टू बैंड्स हियर। एक बैंड को अगर आप ऐसे बोलोगे, दूसरा बैंड यहाँ पे हो जाएगा। ये ओवरलैप करता है एक्चुअली। कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए छोटा सा गैप होता है, इंसुलेटर के लिए बड़ा गैप हो जाता है। सो दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ये मेरा कंडक्शन बैंड होता है और ये वैलेंस बैंड होता है। राइट, इसके बीच का ये जो गैप होता है दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, ये इसको एनर्जी गैप भी बोलते हैं। ओके, नाउ इस जो बैंड्स है इसमें भी जो एनर्जी का लेवल होता है दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल, है ना। इसमें जो एनर्जी का लेवल होता है दैट इज कॉल्ड फर्मी लेवल। इज इट क्लियर? Yes. ओके, सो अगर आप फर्मी डोपिंग बढ़ा दोगे तो डोपिंग बढ़ाने के बाद फर्मी लेवल पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम डोपिंग बढ़ा देते हैं तो डोपिंग लेवल बढ़ाने के बाद फर्मी लेवल पे क्या असर पड़ेगा? What will be the effect on the Fermi level? Saying B. हाँ ठीक है, पहले डिस्कस तो करते बेटा, फिर I'll come to the answers। पहले मुझे बताइए, अगर आप बढ़ा दोगे ये डोपिंग, तो डोपिंग बढ़ाने के बाद फर्मी लेवल पे क्या असर पड़ेगा? What will be the effect on the Fermi level? More movement of the electrons, so Fermi level gets close to the conduction band, conduction and valence band. Okay, और कोई explanation? Guys saying there. और कोई एक्सप्लेनेशन? ऑफ कोर्स अगर आप डोपिंग बढ़ा दोगे तो डोपिंग बढ़ाने की वजह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का फॉरबिडन गैप थोड़ा कम हो जाएगा, और फॉरबिडन कम होने की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल नीचे आ जाएगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपका होल्स होता है, राइट। और होल्स कहाँ पे रहता है? वैलेंस बैंड में रहता है कि कंडक्शन बैंड में रहता है? Valence. कंडक्शन बैंड में, तो इसलिए इसका फर्मी लेवल पी टाइप पर नीचे आ जाएगा बिकॉज कंडक्शन बैंड में होल्स है। और अगर आप एन टाइप्स का डोपिंग बढ़ा दोगे तो एन टाइप का डोपिंग बढ़ाने, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? कंडक्शन बैंड में कि वैलेंस बैंड में? Valence.
हाँ, इसलिए जब आप डोपिंग बढ़ा दोगे तो फर्मी लेवल थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज इट इज इन दी वैलेंस बैंड और होल्स आर इन दी कंडक्शन बैंड, राइट। सो अगर मैं डोपिंग हाँ बोलो। उल्टा होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में और होल्स वैलेंस बैंड में। मैंने उल्टा बोली, ये आपका कंडक्शन, अरे मैंने लिखा ही उल्टा है, सॉरी। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, ये कंडक्शन बैंड होगा और ये वैलेंस बैंड है, ये होता है ना रिजल्ट। सो होल्स आपका वैलेंस बैंड में होता है, इसमें होल्स मूव करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, यस और नो? ऐसे ही होता है Yes, ना, ओके गुड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि अगर आप डोपिंग बढ़ा दोगे पी टाइप में तो होल्स का नंबर बढ़ेगा, सो द फर्मी लेवल विल कम डाउन। और अगर आप एन टाइप में डोपिंग बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, सो देयरफॉर कंडक्शन बैंड विल स्टार्ट डोमिनेटिंग, तो फर्मी लेवल विल इंक्रीज अप, है ना। सो वी कैन से कि विथ डोपिंग Fermi level of p type will decrease and that of n type will increase. Is it clear? याद रखना ये स्टेटमेंट, कभी पूछ सकता है। क्लियर है क्या पॉइंट यहाँ तक सभी को? एवरीवन? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, गुड। क्वेश्चन नंबर 19, बी। ओके, ऑप्शंस कहाँ दिया है? ओके, बी आ रहा है। ओके, देखते हैं रेक्टिफायर का क्या काम है। यूज आइदर फॉर स्टेपिंग, अब नहीं तो ट्रांसफार्मर का काम है, तो क्या सी के साथ 1 हो जाएगा, राइट। ट्रांसफार्मर का ही काम है ना, यूज फॉर स्टॉपिंग अप और स्टेपिंग डाउन द एसी वोल्टेज, ये काम तो ट्रांसफार्मर का है। रेक्टिफायर क्या कहता है, यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, क्या यही काम है ना रेक्टिफायर का? हाँ, अब देखते हैं जरा मैच करके, ऑप्शंस मैच हो रहा है क्या। ए के साथ 2 सब है, मतलब ये डी, ये ऑप्शन तो गया, डी ऑप्शन तो गया, उल्टा नंबरिंग किया है। एंड सी के साथ 1, सो लेट्स वर्क ऑन दिस, सी के साथ 1, सो 2 ऑप्शन है, आइदर इट कैन बी बी और इट कैन बी डी, ये दोनों में से अपने को खेलने का है। देखते हैं, थर्ड पे चलते हैं। फिल्टर क्या करता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ फिल्टर? यूज टू रिमूव एनी रिपल इन द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, वही काम करेगा ना, करेक्ट, यस। इसका काम यही है, रेक्टिफाइड वोल्टेज को एलिमिनेट करेगा, सो डी के साथ 3, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ओके, डी के। और देखो जरा नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ये तो उसका हो गया। फिल्टर क्या करता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ फिल्टर? फिल्टर का हमने देख लिया ना, यूज टू रिमूव एनी रिपल्स। और स्टेबलाइजर क्या करता है, यूज फॉर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इवन व्हेन द इनपुट वोल्टेज लोड इज चेंजिंग, ऑफ कोर्स यही काम है इसका 4 हो जाएगा। So the correct answer for this question is option number B. Am I clear? Yes. Good. Good. चलो आगे बढ़ते हैं। Question number, good question. Question number 20. Question number 20.
ए आ रहा है। ओके, इसका ट्रूथ टेबल लिखना है आपको, द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट, बी आ रहा है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट है। चलो देखते हैं, एक इनपुट, ये कौन सा गेट है बाय द वे, ये कौन सा गेट है, एंड गेट ना, इज इट एंड गेट, ऐसे एंड गेट ही बनाते हैं ना। ओके वी आर, बोलो पहले, मुझे तो रिप्लाई करो, ये जो गेट है ये कौन सा गेट है, विच टाइप ऑफ गेट इज दिस। अच्छा पॉइंटर नहीं दिख रहा है, ये वाला गेट, आई विल जस्ट शेयर इट अगेन। हाँ दिस गेट, व्हाट काइंड ऑफ गेट इज दैट, एंड है, बिल्कुल सही, ये भी एंड है। एंड का इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एंड गेट, y is equal to a into b is correct। चलो एक एक करके चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस, जीरो लिया तो एक तो इसके पास जीरो चला गया, यहाँ आ जाएगा तो ये वन हो जाएगा, ऑपोजिट है ना, नॉट गेट है ये, तो जीरो दोगे तो यहाँ वन मिलेगा, तो इस पर को इसको वन हो जाएगा। एंड लेट्स हैव बी आल्सो एज जीरो, तो इसके पास जीरो चला गया, जीरो चला गया। ओके सो लेकिन इसके पास ये वन चला जाएगा, a into b, so आउटपुट में फिर इसके पास जीरो मिलेगा आपको, इधर भी जीरो मिलेगा, जीरो विल कम हियर एंड जीरो को ये नॉट करेगा। ये कौन सा गेट है, विच गेट इज दिस, और गेट, वेरी गुड, सो इट्स और गेट। इक्वेशन क्या है, एक्चुअली और नहीं है, नॉर गेट है, ठीक, आगे डॉट भी लगा है ना, हाँ करेक्ट। इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस b का बार, तो जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया इसके पास, उसका उल्टा कर देगा तो वन, तो अगर आप जीरो और जीरो सप्लाई करोगे तो वन मिलेगा आपको, विच इज नॉट देयर इन ऑप्शन नंबर वन, ये तो गया। सो बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है, सो वी हैव टू फाइट बिटवीन बी एंड सी, दो के बीच में फाइट करना पड़ेगा। इज इट ओके, अब दूसरा देखिए, करके देखते हैं। सो एक तो क्लैरिटी हो गया, जीरो जीरो लेने के बाद क्या आएगा, दूसरा से एनालाइज करके देखते हैं। चलो जीरो और वन ले लेते हैं नेक्स्ट पे। सो लेट्स हैव हियर जीरो ए, और ये था आपका वन, जीरो वन लेकर देखते हैं, जीरो वन पे क्या हो रहा है, व्हाट यू आर सेइंग बेटा, 0 1 इनपुट पे आउटपुट सेम है, बी और सी। कहाँ सेम है, एक का जीरो, हाँ दोनों का सेम है ना, बराबर, तो ये लेके फायदा नहीं है, कुछ और ले लेते हैं, अनकॉमन ले लेते हैं, वन वन ले ले क्या, लास्ट वाला, या वन जीरो भी ले सकते हैं, है ना। सो लेट्स गो विथ वन एंड वन, वन वन देखते हैं, यहाँ वन ले लो तो इसके पास वन आ जाएगा, सो ये इसके पास वन चला गया, इसका नॉट कर देगा जीरो, इसके पास जीरो आ गया, हियर आल्सो इफ आई हैव टेक वन आ जाएगा, जीरो इसके पास जीरो, तो यहाँ से आउटपुट में इसको जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो जीरो इसको वन दे देगा। So if I take one one, so output will be one, which is there in option number B. So ये इसका correct answer. Am I clear? Yes. Good. सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया इसको, गेट को? Is it clear to everyone? Okay, good. कन्नत, गौरव समझा बेटा आपको सारा पॉइंट? Yes, sir. Numerical 21. वन ओके, तीनों का वन आ रहा है। Two particles having mass 4 kg and 16 gram respectively are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their linear momentum is n:2. मास दिया है एंड दोनों के लिए दिया हुआ हमको क्या, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो आपसे पूछ रहा है रेशियोज ऑफ देयर मोमेंटम, दोनों का मास का रेशियो दिया है 4:16, 4 ग्राम और 16 ग्राम, एंड 16 ग्राम।
So क्या रिलेशन होता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है ना रिलेशन। अब लॉजिकली आप देखो कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर मास, सो p1 by p2 is equal to m1 by m2 raised to power 1 by 2, so which means कि p1 by p2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम था तो लेके फायदा है नहीं, कट ही जाएगा। So this is 4 by 16 1 by 4, so यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया that p1 by p2 1 by 2 which is equal to n by 2, so कंपेयर करोगे, by comparing we had n is equal to 1 here. Good. Am I clear everyone? Yes. आगे बात करते हैं। 21 done. So question number 22. बना रहे क्या? ओके, देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी v required to project the body vertically upward from the surface of the earth to reach the height 10 r, where r is the radius of the earth, may be described in terms of escape velocity such that vi is equal to root x by। so क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में दिया है that vi, ओके प्लनिका का भी बना रहा है, ठीक, देखते हैं। vi is equal to under root of x by y into escape velocity, ये जो टर्म है आपका ये escape velocity है। ओके, सो पहली बात, आप अर्थ के सरफेस को भेज रहे हो यहाँ से, यहाँ का रेडियस r है और हाइट जितना ऊपर इसको जाना है, so h is equal to 10 r दिया है यहाँ पे, सो यहाँ से फेंक रहे हो विद वेलोसिटी ऑफ v into i, ऐसा ही है ना क्वेश्चन में। श्रुति इज गेटिंग 9। ओके, देखते बेटा, ये अर्थ है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ x 10। ओके, कैसे करोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये करना पड़ेगा ना। काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एग्रीड? नाउ काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या है, हाफ m इंटू वी आई का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी में गेम क्या होता है, h by r, mgh by 1 plus of h by r, so what it will be, vi का स्क्वायर 10r by 1 plus of 10r by r, so which means कि half of m से m कैंसिल हो जाएगा, vi का स्क्वायर 10r by 10r into g into 11, so vi, so वेलोसिटी कितना हो जाएगा, vi 2gr 10 by 11 का अंडर रूट, करेक्ट। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इज इट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr, राइट। आपको दिख रहा है कि vi रूट 10 by 11 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gr, ये रूट 2gr को बाहर निकाल दिया, सो vi रूट 10 by 11 ऑफ escape velocity, आपको दिया vi is equal to under root of x by y of escape velocity. So can I say by comparing these two, by comparing x will be equal to what, 10, correct? स्मृति वेरी गुड बेटा, समझ में आया? तुम लोग का कैसे 1 आ रहा था, तो 10 आ रहा है।
कौन सा क्वेश्चन नंबर का आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ 22 का माइट भी कुछ होगा 22 का 10 इज करेक्ट अच्छा कोई बात नहीं वो ये याद रखना बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत काम का है ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग बार बार आपको नहीं लिखना पड़ेगा ये लिख लीजिएगा अर्थ के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ इज mgh by 1 plus of h by r ये बार बार नहीं करना पड़ेगा इजी हो जाएगा है ना सो चलो आगे बात करें क्लियर यहाँ तक पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 2 आ रहा है ओके 2 आ रहा है प्रणिका का भी ठीक देखते हैं 2 में 23 में क्या करें द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स wave produced in the stress string if the tension is increased by 4%. अच्छा 4% से टेंशन इंक्रीज कर रहा है क्या फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग पे क्या फॉर्मूला होता है इज इट अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू वेयर म्यू क्या है मास ग्रेडियंट and T stands for what tension right so percentage change in velocity is equal to 1 by 2 of percentage change in tension और याद है हमने एरर्स में डिस्कस किया था ये बात so percentage in speed is equal to half into 4% so we'll get cancelled from here so which means that percentage change in speed will be equal to what 2%. Am I clear? Yes. Am I clear? Okay. ये कैसे प्रूफ करते हैं फॉर्मूला प्रूफ करने आता है किसी को टी बाई में हाँ वास्तव ये रिजल्ट कैसे आया था टी बाई में डू नो दिस नहीं मल्टीप्लिकेशन से नहीं आते सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से आता है सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से आता है ठीक है आपको फॉर्मूला पे ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट नहीं डिराइव करना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 180 okay the question says that if P cross Q is equal to Q cross P, the angle between P and Q is theta. The value of theta is. कैसे एनालाइज किया क्वेश्चन में क्या कह रहा है व्हाट दे आर सेइंग अस हियर if P vector cross Q vector is equal to Q vector cross P vector हाँ बराबर so आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा और थीटा क्या है यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्यों जीरो होना चाहिए
P क्रॉस Q इक्वल्स Q क्रॉस P दिया है तो फिर बस वेक्टर प्रोडक्ट खोला तो फिर मैग्नीट्यूड सब कैंसिल हो जाएंगे हाँ और दोनों के बीच का एंगल ये होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए इंटू दोनों के बीच का एंगल, तभी ये पॉसिबल है ना, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि P क्रॉस Q इज इक्वल टू गिवन एज Q क्रॉस P, मतलब P क्रॉस Q का और Q क्रॉस P का दोनों का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जा रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब एंगल 180 डिग्री होगा। यस और नो? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस विल बी इक्वल टू PQ इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ PQ इंटू साइन थीटा। तो अगर आप इधर लेकर आ जाओगे सो 2PQ इंटू साइन थीटा 0 इम्प्लाई साइन थीटा 0। आपको लेकिन दिया है कि थीटा जो मेरा टर्म है इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 160 डिग्री, तो 0 तो ऑफ कोर्स नहीं ले सकते हैं और इसके बीच में एक ही वैल्यू बचता है विच इज 180, सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तब ये पॉसिबल होगा। Am I clear? क्लियर है क्या सबको पॉइंट ये? गौरव आपको समझा? यस सर। गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। नहीं है, ओके 104। रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/4 of the heat into work. When the temperature of the sink is reduced by 52 degrees Celsius, its efficiency is double. The temperature in Kelvin of the source is. देखो एक हीट इंजन है, so we have a heat engine here. यहाँ पे आपका सोर्स सिंक लेकर आ रहा है, सिंक में थोड़ा दे देगा, तो ये मेरा सोर्स है T0 डिग्री पे और ये सिंक है। सो जो इसके पास हीट आ रहा था Q, इसमें से 1/4 ये वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, 1/4 ही कन्वर्ट कर रहा है, 1/4। हाँ, तो पहले बात तो बचा हुआ कितना जाएगा इधर, 3Q/4 वेस्टेज है जो कि सिंक के पास चला जा रहा है। सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर, ये हीट इंजन है, दिस इज हीट इंजन। तो पहला काम करो, आप एक इफिशिएंसी निकाल दो विच इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। सो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आउटपुट में आपको वर्क मिल रहा है, ये तो वेस्टेज है, सो Q/4 ओवर Q, सो इफिशिएंसी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4। करेक्ट, इस केस में इफिशिएंसी 1/4 है। अब क्या कह रहा है कि सिंक का टेम्परेचर आपने 52 केल्विन से घटा दिए, रिड्यूस बाय 52 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड। तो पहले मान लो इसका टेम्परेचर T था, अभी क्या किया मैंने सेकंड केस में कि T माइनस 52 कर दिया, सो एफिशिएंसी क्या होता है, so efficiency can also be written as 1 minus of T by T0। सिंक का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर बाय सोर्स का टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है 1 minus T2 by T1। so this is given here 1/4 is equal to 1 minus T by T0। so क्या रिलेशन फॉर्म हो जाएगा, that T by T0 1 minus of 1/4, so T by T0 3/4, so T कितना हो जाएगा 3T0/4। एक रिलेशन यहां से रख लिया। दूसरा रिलेशन में क्या कह रहा है कि अभी आपने इफिशिएंसी आपका डबल हो गया, तो नया इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 of the previous efficiency, right? So this is my new efficiency। so efficiency नया हो जाएगा 2 into 1/4 कैंसिल करके which is equal to 1/2। लेकिन अब सिंक का टेम्परेचर आपने 52 केल्विन से घटा दिया है, so 1 minus of
टी नॉट, सो ये हो जाएगा 1/2 52 by t naught. So this implies कि t minus 52 by t naught is equal to 1/2. ये आ जाएगा ना? So t minus of 52 is t naught by 2. So मेरे पास relation finally form हो गया that t minus 52 t naught by 2, and I know the value of t 3 t naught by 4. प्लेस कर देंगे यहाँ पे. एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4. ये हो गया 3 t naught 108 Kelvin. पंचों सर 208 Kelvin. Is it clear? हाँ ठीक है, गलत दिया होगा, क्या प्रॉब्लम. 204 ही आएगा. एक मिनट चेक कर लेता हूँ. हाँ 104 दिया उन लोगों ने, बट दैट इज नॉट राइट. 208 मे बी एरर कुछ होगा. समझ में आए पॉइंट सभी? Yes. इफिशिएंसी डबल हो रहा है ना कि हाफ हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक तो है. चला मूव अहेड, आगे बढ़े. Yes. चल आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. ओके 26 में क्या कह रहा है कि 2 small spheres each of mass 10 milligram are suspended from 630. Okay, 2 small spheres each of mass 10 milligram are suspended from the point by a thread 0.5 meter long. They are equally charged and repel each other at a distance of 0.2 meter. The charge on each sphere is a by 21 10 raised upon the value of a is. ठीक तो है. So इसमें को एनालाइज करते हैं. Question says 2 spheres each of mass 10 milligram are suspended from the point by threads 0.5 meter long. So ऐसे सस्पेंड किया हम लोगों ने यहाँ से. Obviously इक्वल लेंथ का तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा. इसका मास दिया है 10 मिलीग्राम, इसका भी मास है 10 मिलीग्राम, राइट. 0.5 मीटर का थ्रेड है. ये भी 0.5 मीटर का थ्रेड है. The charge on each sphere is a by 21 and the distance is 0.2 meter. So ये डिस्टेंस दिया इन लोगों ने. (0.2 मीटर. So चार्ज आपको दिया हुआ है a by 21 10 raised to power -8 कूलम. जी आपको रख दिया 10 मीटर पर सेकंड. आपसे a का वैल्यू पूछा गया है. ये एंगल थीटा, सो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी थीटा होगा. mg रिपल्सिव फोर्स t cos थीटा t sin थीटा. सो क्या मिलेगा आपको? कैन आई से दैट t sin थीटा इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स and
T cos theta will be equal to mg. Yes. Dividing both, दोनों को डिवाइड कर दिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. Dividing equation 1 and equation 2. Tan theta is equal to Fe by mg. So electrostatic force Fe कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught q square by t square 10 into 10 raised to power मिलीग्राम है तो -3 हो जाएगा तो ग्राम. Is it 10 raised to power -6? होगा 10 raised to power -6 into tan theta. What is tan theta here? अगर आप देखोगे ये टोटल तो ये 0.1 मीटर होगा ऑफ कोर्स. तो tan theta will be equal to what? कितना हो जाएगा tan theta? under root 0.24 upon under 0.1 upon under root 0.24. हाँ 0.1 upon under root 0.24 ना. Yes. So 0.1 upon under root of 0.24. So this will be 9 into 10 raised to power 9. You get 0.2 का square. So 10 raised to power -5 under root of 0.24. So q square will be. सर हाँ बेटा. सर वो 10 raised to -6 कैसे आया RHS में? वो मिलीग्राम में दिया सर, सिर्फ 10 raised to -6. तो मिलीग्राम से पहले ग्राम कन्वर्ट करोगे ना बेटा. अच्छा ओके सर. 0.1 by 0.1 by root over 0.24 10 raised to power -5 0.4 9 into 10 raised to power 9. ओके देखते हैं क्या आता है. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. चलिए कैलकुलेट करिए फटाफट. -9 ऊपर चला जाएगा. So q square 0.1 0.24 into 0.04 by 9 9 और 5 14. Is it 10 raised to power -40? ओके देखता हूँ इसको. अगर वैसा आ रहा है कौस्तुभ तो उसको कि a/21 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. कैलकुलेशन है बस. 0.04 का भी निकालना. हाँ ऑब्वियसली निकलना ही पड़ेगा. आंसर तो 630 दे रहा है. आंसर दे गिवन अस इज 630. कितना आ जाएगा? q स्क्वायर यहाँ से पॉइंट हटा दो. 3 2 1 3 10 is -3. So 4 divided by 9 into under root of 0.24 into 10 raised to power minus of 17
सो क्यू स्क्वायर, यहाँ से एक और 10 हटा दो, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू रूट 24, एक जीरो रह गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 16, so which implies कि q square will be equal to 2/3. अच्छा, रूट 24 कितना आ जाएगा? 2 root 6. रूट 24 विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम निकाले, अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा, से तो जमेगा नहीं। सो रूट 24 अगर आप देखें तो 9 का रूट 3 होता है, 4 16 का 4 होता है, 5 25 का 5 होता है। So is it approximately equal to 4 point something? हाँ, 4.9 का, very good. So for the sake of calculation, can I take it approximately equal to 4.9 ही रखते हैं, छोड़ 4.9. So this is 4 by 9 into 4.9 into 10 raised to power minus of 16. Yes. अब अगर ये रिजल्ट आ गया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो एक जीरो को, so which implies कि q square 40 by 9 into 49 into 10 raised to power minus 16, so root 10 का वैल्यू हो जाएगा 3 point something 6 के आसपास आ रहा है। आंसर किस में है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 में। डिस्टेंस 0.2 दिया है ना? क्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू रूट 10 बाई 3 इंटू 7 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, so q will be 2 root 10 by 21 into 10 raised to power minus 8 कूलम। ये है ना? रूट 10 का वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 9 इज 3, so root 10 is approximately equal to what? 3.25, करेक्ट? अगर हम कैलकुलेट करेंगे, रूट ऑफ 10 3.16 के आसपास आ रहा है। नहीं, वैसे नहीं ना, जो आंसर है 3.16 into 2, 6.32, 6.32 by 21 into 10 raised to power minus 8। कहीं चेक करो कैलकुलेशन में, देयर मस्ट बी सम एरर इन 10 का पावर में। 10 रेज़ टू पावर मिलीग्राम, कैलकुलेशन देखिए।
ये आ रहा बेटा, ठीक है। समझ में आया कैलकुलेशन सभी को? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है सबको? Yes. ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, कॉन्सेप्चुअली तो बराबर है, या हो सकता है आंसर मिरर होगा। एक बार देख लो ढंग से। सिक्स 6.32 या 6.30? हाँ ये स्मृति, यू कैन लीव इट अप, मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है सबको पॉइंट यहाँ तक? ओके पीयूष, कैन लीव इट। चलो आगे बात करते हैं। समझा प्रलिका, कौस्तुभ, बोथ ऑफ यू इज क्लियर? Yes. चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 27, 36 ओके, बाकी लोगों का 27। Okay. Two identical conducting spheres of negligible volume have negligible volume having 2.1 nanocoulomb and 0.0 or minus 0.1 nanocoulomb charge respectively. They are brought into contact and then separated. हाँ ठीक है। So आपके पास दो spheres है। We have two spheres here. Right. So मेरे पास दो sphere है। एक स्फीयर का ऐसा छोटा सा है जिसके पास चार्ज दिया है 2.1 नैनोकूलम। We have another sphere here जिसके पास चार्ज है माइनस ऑफ 0.1 नैनोकूलम रिस्पेक्टिवली, एंड दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेट। अच्छा, उन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर दोगे तो क्या चार्ज बचेगा दोनों के ऊपर? सो व्हाट विल बी द चार्ज हियर ऑन बोथ द स्फीयर्स? इक्वली डिवाइड होगा ना। सो 2.1 माइनस ऑफ 0.1, सो जब आप इसको ऐसे लेकर आओगे तो क्या इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 1 नैनोकूलम का, करेक्ट, और इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा 1 नैनोकूलम का, एंड दे आर सेपरेटेड हियर बाय सम डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया उन लोगों को? 0.5 meters. So they have separated by 0.5 meters. So यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F 1/4 pi epsilon naught Q1 R square. So फोर्स कितना हो जाएगा? 9 into 10 raised to power 9 into 1 into 10 raised to power minus 9 into 1 into 10 raised to power minus 9 by 0.5 is 0.25. So F will be equal to 9 into 100 by 25. So F will be equal to 36 into 10 raised to power minus 9 Newton. So 36 हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, करेक्ट। चार्ज इक्वली डिवाइड होता है ना, वैसे तो कैपेसिटर कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो रेडियस नहीं होगा, implies कि चार्ज will get divided equally. Am I clear? Okay, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम 8 watt bulb at a distance of 10 meter is x by 10 under root mu naught into c by pi volt meter.
the efficiency of the bulb is 10% and it is a point source, the value of x. कैसे करेंगे? कौस्तुभ, आपका आंसर आया इस क्वेश्चन का? आंसर है? Right. हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ट्राई करो, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। एफिशिएंसी कैसे यूज करना है? कौस्तुभ, तुम्हारा कुछ? देखिए, ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो आपके पास एक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग दिया है 2 आ रही है। हाँ कर। सो आपके पास एक बल्ब है, कैसे क्या है कौस्तुभ, कैन एक्सप्लेन? क्योंकि सर 4 वाट का बल्ब है कि 8 वाट का बल्ब है। कौस्तुभ कैसे क्या है, कैन एक्सप्लेन दिस? हाँ इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अच्छा ठीक है। अब देखिए, अगर ये इतने वाट का बल्ब है, सो यहाँ पे जब ये आ रहा था पॉइंट सोर्स, सो पावर दिया है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू यू नॉट का स्क्वायर इंटू सी। लेकिन आपको तो म्यू नॉट का टर्म में करना है। अब पीक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट के टर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक्चुअली बल्ब अगर यहाँ पे है, सो हियर वी आर हैविंग बल्ब, से बोलता है रेडिएट करेगा चारों डायरेक्शन में। सो पावर कितना हो जाएगा इसका, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी, हाँ ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है ना पावर। सो इंटेंसिटी और एनर्जी बाय टाइम आपका पावर हो गया। सो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, पावर 8 बाय एरिया 4 पाई आई इंटू आर स्क्वायर। आर दिया ऑलरेडी, रेडियस आपको कितना दिया है, 10 मीटर्स। सो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 2 बाई पाई इंटू 100। सो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, सो मेरा जो इंटेंसिटी यहाँ से आ जाएगा 1/55 वाट पर सेकेंड। ये होगा ना इंटेंसिटी, सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअल इंटेंसिटी ये होगा, लेकिन आपको इंटेंसिटी मिल होता कितना आता है, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, राइट। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। आपको आंसर सी के टर्म्स में देना है कि म्यू नॉट के टर्म्स में देना है, सी के टर्म्स में। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक?
अब देखो आपको पता है कि C होता है 1/√μ0 into एप्सिलॉन नॉट, तो C स्क्वायर कितना हो जाएगा μ0 into एप्सिलॉन नॉट. तो कैन आई राइट एप्सिलॉन नॉट एज μ0 by C स्क्वायर, इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट हाफ इंटू, सो इंटेंसिटी जो आपको इधर से मिल रहा है which is half into 1/μ0 into C स्क्वायर into u0 का स्क्वायर into C. सो इंटेंसिटी कितना मिल गया हाफ इंटू E0 का स्क्वायर बाय μ0 into C. ये मिल रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी. Is it the intensity of the electric field? Okay, good. ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरा कहानी किया है, आपको एक्चुअल पावर इतना मिली. अब इफिशियंसी दिया 50%, सॉरी 10%. इफिशियंसी क्या दिया 10%. The efficiency of bulb is 10%. इसका what does it mean? बल्ब जितना पावर जनरेट कर रहा था उसका सिर्फ 10% ही दे पा रहा है ना वो. Yes. करो सॉल्व. हाँ बराबर, इसका सिर्फ 10% दे पा रहा है. सो 10% देने का मतलब कितना है, दैट 10% ऑफ ये वाला पावर 1/50 pi. Pi is in the denominator. So 10% of, so we can write here as 10% of 1/50 pi is equal to half into E0 का square into μ0 into C. Is it okay? Yes. Okay. So कितना हो जाएगा ये? Is it 1/500 pi half into μ0 into C? करेक्ट. अब देखो आपको आंसर इसी के टर्म्स में भेजना है, पाई को तो ब्रैकेट में रखना है. सो व्हाट विल बी फ्रॉम हियर आफ्टर कैलकुलेशन? टू 250 आ गया ना. Am I clear? Yes. ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखो क्या रिजल्ट आएगा, कैसे करेंगे. जस्ट कन्वर्ट. क्या कर टू. गुड. हो जाएगा सॉल्व सभी का. Yes. क्लियर हो गया सबको पॉइंट? कौस्तु वैसे ही किया था कि यूज सम अदर लॉजिक. यही किया था, कैसे ही लॉजिक यूज किया. ओके गुड. ठीक. नेक्स्ट कर लेना आगे का काम. क्वेश्चन नंबर 29. का भी 2 ही आ रहा है क्या? द करंट ऑफ 6 एम्पीयर इंटर्स टू द कॉर्नर्स. ऐसा कुछ सर्किट है हमारे पास. सो वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर. ऐसे दिया है PQR.
इधर से करंट इंटर हो रहा है एंड दिस करंट इज ऑफ 6 एम्पियर, इधर से करंट एग्जिट हो रहा है. The current 6 ampere enters the corner P of the equilateral triangle PQR having the 3 wires of resistance 2 ohm each. So all the resistances are of 2 ohm. 2 ohm. 2 yeah. Lift the corner at R. The current I1 in ampere is. So I1 आपसे पूछ रहा है मतलब इस वाले वायर में करंट है. I2. So आपसे पूछा गया I1 का वैल्यू, कैसे करोगे I1 का वैल्यू? ऑफ कोर्स इसमें करंट कम हो जाएगा. I1 क्या होगा? Is it equal to total current I into सामने वाला resistance 2 plus summation of the resistances कितना हो जाएगा? 4 plus 2 6, right? So I1 will be equal to what? 6 into 2 by 6. Simply I1 कितना हो जाएगा? 2 ampere. Is it clear? Yes. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 29 we have done. Next move to the next one. Question number 30. Last day. The wavelength of X-ray beam is 10 angstrom. The mass of the fictitious particle having the same energy as that of X-ray photons is x by 3h kg. So the value of x आपसे पूछ रहा है. So X-ray wavelength दिया ऑलरेडी अपने को, कितना दिया wavelength? 10 angstrom. So एनर्जी कैसे निकालोगे? Is it hc by lambda? Yes. लैम्डा आपको दिया 10 एंगस्ट्रॉम. एनर्जी कितना होता है? कुछ याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप निकालोगे. सो 12400 बाई 10 ये हो जाएगा ना रिजल्ट. ये हो जाता है ना रिजल्ट. डू रिमेम्बर दिस? एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे रखते हैं इसको. ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो एनर्जी कितना हो गया? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब पार्टिकल पे चलते हैं. See that of the X-ray photons, the same mass of the fictitious particle having the same energy. इसके पास भी एनर्जी वही है. कैसे करोगे? लैम्डा इज इक्वल टू h by p. सेम एनर्जी है तो उसका मास पूछ रहा है आपसे. कैसे कैलकुलेट करिएगा मास ऑफ दैट पार्टिकल? उस पार्टिकल के पास भी सेम एनर्जी है एज दैट ऑफ फोटॉन्स, एक्सरे फोटोन. तो बताओ उसका मास कितना होगा? हाँ, वो रिलेशन ही लगाना पड़ेगा. देखिए, E लैम्डा इज इक्वल टू h by p और E इज इक्वल टू हो गया hc by लैम्डा. सो h by यहाँ से अगर हम देखेंगे तो P इज इक्वल टू व्हाट? h by लैम्डा. तो h by लैम्डा की जगह पे P कर दोगे. सो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? P इंटू C. लफड़ा की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Multiply by 1.6 into 10 raised to power minus 19. So energy 1240 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. ये होगा ना एनर्जी? अरे हाँ, h के टर्म में यहाँ से निकलना है, इसको रखना ही पड़ेगा. सो h रखना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ से h मुझे रखना ही है इसको.
तो ये करने का मतलब नहीं बनता। एनर्जी कितना हो जाएगा, H इंटू सी बाय एंगस्ट्रॉम 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, करेक्ट। ये होगा ना। H के टर्म्स में रखना, सो वी डोंट वांट टू कैलकुलेट दिस, क्योंकि यहाँ तो H एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट अपने को रखना पड़ेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके, Yes. सो प्लेस एनर्जी कितना हो जाएगा, H इंटू सी 10⁻⁻9 5p, सी कितना होगा 3 इंटू 10⁸8, थ्री इंटू 10⁸8, करेक्ट। Will it be the answer? यहां तक समझ गया पॉइंट? नाउ अब कैसे कैलकुलेट करें? P इज इक्वल टू MC लिख सकते हैं इस P इज इक्वल टू MC कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट P इज इक्वल टू MC? पार्टिकल मतलब इसका स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा है ना, फिक्सियस पार्टिकल है तो मुझे आइडिया है नहीं, तो सी लिखना पड़ेगा, और क्या लिख सकते हैं। सो विच मीन्स कि HC इंटू 10⁻⁹ M इंटू C इंटू 3 इंटू 10⁸8 10, M हो जाएगा आपको दिया M इज इक्वल टू correct, X will be equal to 10. Is it clear everyone? समझा सब? गुड। सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पेपर, ये पेपर हो गया हमारा कंप्लीट करेंगे। चलो नेक्स्ट पेपर। अच्छा पेपर था, इतना इजी नहीं था, गुड पेपर। आप लोग कम सॉल्विंग कर रहे हो अभी, थोड़ा सा सॉल्विंग बढ़ाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, और जितना हम लोग कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट बेटा फॉर योर जेई मेंस। इतना करने के बाद आपको एकदम कमांड आ जाना चाहिए, आ जाएगा एक्चुअली, है ना। और ऑलमोस्ट सारा टॉपिक टच हो जा रहा है, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जा रहे हैं, बट कीप रिवाइजिंग इट, ऐसा नहीं कि छोड़ मत देना। और अभी तो आपको टाइम भी मिल रहा है, तो जेई का फॉर्म भी नहीं आया ना? जेई का फॉर्म आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं सर। नहीं आया तो अभी जेई आगे भी जाएगा, मतलब आपके बोर्ड्स होने के बाद, बोर्ड्स तो फरवरी में स्टार्ट है ना। बोर्ड कब से है तुम लोग का, मार्च में कि फेब में है? मार्च। मार्च में है। कभी से कितने मार्च से है? 4th से, ओके। तो बोर्ड भी 4th मार्च से है, तो बोर्ड के लिए भी काम करना पड़ेगा आपको। बट साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा टॉपिक रिवाइज भी करते रहना। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट टाइम दो, क्योंकि मार्च खत्म होने, आई गेस अप्रैल से पहले जेई मेंस होने वाला है नहीं, पहला अटेम्प्ट, फिर दूसरा में और टाइम मिलेगा। तो वी हैव भरपूर टाइम हमारे पास अवेलेबल है। नहीं आया सीबीएसई का। सीबीएसई का आई गेस मार्च एंड तक शायद बोर्ड से स्टार्ट होगा। टाइम मिलेगा आपको, बहुत टाइम मिलेगा काम करने के लिए। तो जो वीक एरियाज है उस पर और अच्छे से काम करके पहला ही अटेम्प्ट को लॉक कर लो, सेकंड अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पहला ही अटेम्प्ट में एनआईटी का फाइनल कर लो, ताकि सो दैट वी कैन वर्क ऑन एडवांस आफ्टर मेंस।
एडवांस का भी ऐसे ही करेंगे, जैसे मेंस का पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं वैसे उसका भी करेंगे टाइम में जब मिलेगा तो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, find the gravitational force of attraction between the ring and the sphere as shown in figure, where the plane of the ring is perpendicular to the line joining the centers. Okay, so we have a sphere here of mass m. If root 8r is the distance between the centers of the ring of mass small m and sphere of mass capital M, both of them have equal radius r. आया किसी का आंसर? डी आ रहा है क्या? ओके, लेट्स वर्क ऑन दिस। ऐसे हमको दिया है स्फीयर, रेडियस आर, और एक्चुअली आपके सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो ही जा रहा है फॉर्मूला रिवाइज सारा, और सीईटी में इतना हार्ड टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट फॉर्मूलाज तो यही आते हैं। सो वी हैव अ रिंग हियर, इसका डिस्टेंस है मास दिया स्मॉल m kg, और इसका भी रेडियस r दिया है, और ये डिस्टेंस दिया है फ्रॉम हियर टू हियर 8 रूट 8r b आ रहा है क्या? ओके, सो दिस डिस्टेंस दे हैव गिवन अस इज रूट 8r। तो इसको करने का दो लॉजिक है, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है। तो आप रिंग की वजह से स्फीयर पे निकाल लो या स्फीयर की वजह से रिंग पे निकाल लो, एक ही बात है। तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा स्फीयर की वजह से रिंग की वजह से स्फीयर पे निकालना। तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? माइनस जी इंटू एम इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, यही होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग। ये हो गया ग्रेविटेशनल, अच्छा फील्ड ड्यू टू रिंग। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं साथ पहले करा भी चुका हूँ। कराया क्या मैंने फॉर्मूला डिराइव रिंग की वजह से एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड? यस सर। हाँ हाँ सेम होता उधर भी। हाँ, सो माइनस जी इंटू एम इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। एक्स आपको 8 रूट 8r दिया है, प्लेस कर दीजिए। सो माइनस जी इंटू एम इंटू रूट 8r बाय आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सो आपको आंसर रूट 8 में दिया, किस में दिया है? रूट 8 में ही है। सो माइनस ऑफ जी इंटू एम इंटू रूट 8r, 9 हो गया ये। 9 का करेंगे तो 9r स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3r, और 3 का क्यूब 9 से 27 r क्यूब, सो दिस विल बी r स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम इंटू रूट 8 बाय 27 r स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। सो फोर्स इज इक्वल टू रूट 8 बाय 27 माइनस के साथ g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। इज इट क्लियर? मैंने रिंग की वजह से यहाँ पे निकाल दिया, इसकी वजह से भी यहाँ निकाल सकते, दोनों ही सेम आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक और करते हैं, लास्ट 2 कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्या कह रहा है? कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 and C2 greater than C1, then connected in parallel. The equivalent capacitance is 15/4 times the equivalent capacitance in series. क्वेश्चन का इक्वेशन हार्ड आ रहा है। ओके,
बाई क्वाड्रेटिक है, अरे बाप रे। 15/4 times the equivalent capacitance of the same connected in series. Calculate the ratio of C2 by C1. देखते हैं, करके ट्राई तो करें। सो दो कैपेसिटर्स है, एक का कैपेसिटेंस दिया C1, दूसरे का दिया C2। सो पहले केस में वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट इन पैरेलल ये हो जाएगा ना C1 प्लस C2, और सीरीज में क्या हो जाएगा? सो 1/CS। सो CS कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 बाई C1 इंटू C2। ये हो जाएगा ना सीरीज में। फिफ्टीन बाई 4 टाइम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सेम इन सीरीज। तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज 15/4 टाइम द कैपेसिटेंस इन सीरीज। इज इट क्लियर? Yes. कैसे सॉल्व करेंगे आगे? कैसे करेंगे आगे? ट्राई करो। वैल्यू डालने के देखने के बाद कैसे होगा? हाँ, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से ज्यादा कन्वीनियंट होगा। हिट एंड ट्रायल से ज्यादा कन्वीनियंट। करो जरा ट्राई एक बार, मैं एक मिनट होल्ड करता हूँ। करें? उल्टा कर दिया मैंने। CS का वैल्यू आएगा, ये सीरीज हो गया। देखिए, सो पैरेलल में आपको क्या दिया? C1 प्लस ऑफ C2 15/4। CS हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस ऑफ C2। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर 15/4 C1 इंटू C2। सो क्या हो जाएगा? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 15/4 C1 इंटू C2। करेक्ट? सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4C1 स्क्वायर प्लस 4C2 स्क्वायर प्लस 8C1 इंटू C2 C1 इंटू C2 8 7 15। सो 4C1 स्क्वायर प्लस 4C2 स्क्वायर माइनस ऑफ 7C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके विद दिस? आपसे क्या पूछा गया रेशियोज में? और दे आर आस्किंग यू टू गेट C2 बाई C1। हाँ, एक्चुअली मुझे भी लग रहा है रूट इसका इमेजिनरी हो रहा है। आपसे बोल रहा है फाइंड C2 बाई C1, ये पूछा ना। डिवाइड बाई C1 स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय C1 स्क्वायर से 4 प्लस
4 C2 square by C1 square minus 7 of C2 by C1 is equal to 0. So मेरे पास रिलेशन आया 4 C2 square by C1 square plus 4, हाँ इमेजिनरी है मुझे भी लग रहा है, 7 C2 by C1. एक काम कर लो, C2 by C1 ये टर्म की जगह पे x रख लो, so 4x square minus of 7x, ये हो गया ना क्वाड्रेटिक. इसका रूट जरा निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 से रूट ही इमेजिनरी हो जाएगा. 49 16 चुका 64, डी नेगेटिव हो रहा है ना. इसका मतलब इसका रूट्स ही इमेजिनरी है, रूट्स आर इमेजिनरी. तो डाटा गलत है, क्वेश्चन हो सकता है गलत होगा, बाद में मॉडिफाई किया होगा जी. समझ में आ गया, क्वेश्चन ही गलत है. रूट्स आर इमेजिनरी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स कहाँ से पॉजिटिव होगा, और इमेजिनरी फिजिक्स में थोड़ी होगा. क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Yes. हाँ, so ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन गलत है. हो सकता है बाद में जेई ने इसको मॉडिफाई किया होगा, डाटा से चेंज किया होगा, या फिर बोनस मार्क्स दिया होगा कि रूट इमेजिनरी आ रहा है. रूट इमेजिनरी आने का मतलब कि एक्चुअली कैपेसिटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. फिजिक्स में थोड़ी उसका रेलेवेंस. क्लियर, इमेजिनरी रूट्स है यहाँ पे. समझ में आ गया सबको? कौस्तुभ क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है. इसके आगे सॉल्व करिएगा, ये कल खत्म करेंगे हम लोग इस पेपर को, ट्राई करेंगे खत्म करने का. सो कल सॉल्व करना ये वाला पेपर, विल डिस्कस दैट टुमारो. इज इट क्लियर? Yes, sir. आज का सेशन समझा बेटा सबको प्रॉपर्ली? ठीक है, वाइंड अप. हाँ, आई एम जस्ट शेयरिंग बेटा, मैं तुरंत शेयर करता हूँ स्लाइड्स. ठीक है, विल वाइंड अप. Okay, sir. बाय. Bye.